Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to read the chapter Glimpses of India and we are going to start from the first part, A Baker from Goa. So let's start the reading of the chapter. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. तो बेटा ये जो चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये एक पेन पोर्ट्रेट है ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज। गोवन विलेज का मतलब होता है गोवा में के विलेज में रहने वाले लोग, जैसे बेकर की यहाँ बात हो रही है। तो गोवन विलेज बेकर मतलब वो बेकर जो गोवन विलेज में पाए जाते थे। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिनकी इम्पोर्टेंस आज भी उनकी सोसाइटी में है, आज भी वो उतने ही रेलिवेंट हैं जैसे कि पहले थे। ठीक है। Our elders are often heard reminiscing. This is a word reminiscing. Reminiscing का क्या मीनिंग होता है? Reminiscing का मतलब होता है याद करना, to think about someone, और किसी को बहुत fondly याद करना, जैसे thinking fondly of the past, जो मतलब कि आपको बहुत पसंद हो। तो बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे से किसी को याद करना, उसको कह दिया जाता है reminiscing. Nostalgically means जब आप कोई चीज़ को लेकर बहुत नॉस्टैल्जिक होते हो, किसी पास्ट की कोई चीज़ जो कि आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो या बहुत इम्पॉर्टेंट हो या बहुत मेमोरेबल हो, तो उसमें नॉस्टैल्जिकली वर्ड यूज़ होता है। अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डेज, उन पुराने गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डेज़ के बारे में नॉस्टैल्जिकली सोचते हैं और याद करते हैं बड़े फॉन्डली। किनके बारे में? बेकर ऑफ गोवा के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है। So our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. उन पुराने अच्छे old Portuguese days के बारे में सोचते हैं, याद करते हैं। और उसमें जो सेंटर पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेकर्स का है। ठीक है बेटा। देखो जो बेकर्स हैं उनका सोसाइटी में क्या रेलेवेंस है, ये जब आप इस चैप्टर को पूरा रीड करोगे देन यू विल नो। एक्चुअल में वहाँ के हर फेस्टिवल में ये जो ब्रेड्स हैं इनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो जितने भी वहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो बिना ब्रेड्स के नहीं होता सेलिब्रेट, इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा। तो चलो हम इसका थोड़ा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक। द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, उन पुर्तगीज़ अच्छे ओल्ड पुराने जो पुर्तगीज़ डेज थे उनके बारे में नॉस्टैल्जिकली याद करते हैं, और द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और साथ में याद करते हैं उनकी वो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, जो पाव होते हैं उनको लोव्स कहा जाता है। ब्रेड के जो पाव होते हैं उनको कहा जाता है लोव्स। दोज ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कहते हैं कि वो जो ईटर्स हैं वो चाहे ख़त्म हो गए हैं आज के टाइम पे, बट जो मेकर्स हैं वो आज भी हैं, मतलब वो आज के टाइम में भी वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे, वो कहीं ख़त्म नहीं हुए, वो आज भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। अब ये हमें जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि आज भी हमारे पास द मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं। अब ये मिक्सर मोल्डर ये क्या चीज़ है? मिक्सर जो ब्रेड्स वो बनाने के लिए जो मिक्स करने का काम करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ मतलब वहाँ पे एक पूरी हायरार्की सेट की हुई थी उन्होंने कि एक पर्सन है उसने सिर्फ यही मिक्सिंग का ही काम करना। दूसरे मोल्डर्स हो गए। मोल्डर्स कौन से होते हैं? द पर्सन हु मोल्ड डो इनटू अ प्रॉपर शेप। किसी एक प्रॉपर शेप में जब उसे मोल्ड करते हैं तो उसको मोल्डर्स कह दिया जाता है। तो ये मोल्डर्स का काम सिर्फ और सिर्फ ब्रेड को एक शेप देना। मिक्सर का काम वो ब्रेड के लिए जो मटेरियल रेडी किया जाता है उसको मिक्स करना ही होता था। एंड दोज हु बेक द लोव्स, एंड फाइनली वो आते थे जो लोव्स को बेक करते थे। तो ये पूरी एक हायरार्की सेट की हुई थी इन्होंने। पहले जो आते थे मिक्सर्स के बाद में फिर वो जाता था मोल्डर्स के पास, मोल्डर्स के बाद में फिर चला जाता था बेकर्स के पास जो बेक करते थे। ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 इस तरह से पूरी हायरार्की उन्होंने सेट की हुई थी। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। कहते हैं वो पुराने एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस जो हैं वो आज के टाइम पे भी वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसा वो उस समय पाए जाते थे। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। वो जो फायर है फर्नेसेस में वो अभी भी बुझी नहीं है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझना,
ठीक है। द थर्ड, अब आगे देखिए द थर्ड, थर्ड का क्या मतलब होता है, एक अ काइंड ऑफ एन अ साउंड, एक तरह की साउंड होती है एक्सप्लोजन की साउंड, ठीक है। कोई फॉल, कोई चीज़ जैसे गिरे तो जो उसकी जो साउंड होती है उसको थर्ड कहा जाता है। मान लो कि आपके पास कोई यूटेंशियल है, आपके हाथों से गिर गया तो उसमें से जो साउंड आएगी वो एक्सप्लोजन की साउंड होगी, एक फॉल की साउंड होगी, तो वैसी एक साउंड आती है द थर्ड। एंड जिंगल, जिंगल की साउंड, झनकार जैसी साउंड जो होती है उसको कहा जाता है जिंगल। तो जिंगल का क्या मीनिंग होता है, झनकार जैसी साउंड, जिसमें एक झनकार सी आवाज़ जो आए उसको जिंगल कह दिया जाता है। जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, तो ये झनकार की साउंड किसकी है, ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू की साउंड है। जो उनके हाथ में जो एक बैम्बू है, बांस का होता है ये, उसको बांस को कहा जाता है बैम्बू, ठीक है। तो उसकी जो साउंड होती है उसे कहा जाता है जो जिंगलिंग की साउंड है, ठीक है। देन इसके बाद में हेराल्डिंग, हेराल्डिंग का मीनिंग होता है अनाउंसिंग। हेराल्डिंग का क्या मीनिंग होता है, अनाउंसिंग। हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, अपने अराइवल को अनाउंस करता है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी इसको सुना जा सकता है कई प्लेसेस में। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है उनके फादर जो है वो अलाइव नहीं है बट उनके जो बच्चे हैं जो उन्होंने इस प्रोफेशन को अभी भी ज़िंदा रखा हुआ। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पादर्स, और आज भी इन्हें पादर्स कहा जाता है इन गोवा। गोवा में इन्हें आज भी एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है, जो ब्रेड बेक करते हैं वो होता है इसका मीनिंग। तो इन्होंने एक स्पेशल जो नेम दिया वो है पादर, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड पादर, उनको पादर नाम दिया जाता है गोवा सोसाइटी में, ठीक। तो आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ तो अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि जो यहाँ पे अपने एल्डर्स के बारे में बता रहा है नरेटर्स, और वो कहता है कि जो हमारे एल्डर्स थे वो अक्सर बहुत ही नॉस्टैल्जिकली और बड़े फॉन्डली सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपने गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डेज़ के बारे में और उन फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में। और वो ये कहता है कि ये जो लोव्स होते थे ये इनको खाने वाले लोग चाहे वैनिश हो गए हैं बट मेकर्स अभी भी अलाइव हैं, क्योंकि जो उनके सक्सेसर्स हैं उन्होंने उस प्रोफेशन को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। और कहते हैं हमें अभी भी हम आज के टाइम पे भी देख सकते हैं मिक्सर, मोल्डर एंड बेकर्स। तो ये 3 हायरार्की सेट की होती थी, एक का काम सिर्फ और सिर्फ मिक्स करना होता था, दूसरा सिर्फ मोल्ड करता था, मतलब जो लोव्स होते थे ब्रेड के उनको प्रॉपर शेप देना, एंड देन बेक करना फाइनल में, ठीक है। तो ये जो पुराना टाइम टेस्टेड ओल्ड जो पुरानी फर्नेसेस थी, कहते हैं आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करती हैं, और इनकी जो फायर है फर्नेसेस में जो फायर है वो आज भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, बुझी नहीं है। तो ये अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बुलाने के लिए एक स्टिमुलस देते हैं। तो कैसा स्टिमुलस देते हैं, ये एक साउंड क्रिएट करते हैं जिंगलिंग की, जो इनके हाथ में एक बैम्बू, ट्रेडिशनल बैम्बू होता है जिसको यूज़ करके ये एक तरह का स्टिमुलस देते हैं, जिससे कि इनके कस्टमर्स को पता चलता है कि भाई वो आ चुका है, जो फादर्स हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। सो दिस वी हैव सीन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे चाइल्डहुड गोवा, जब भी हमने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था गोवा में, ठीक है। द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर्स हुआ करते थे वो हमारे दोस्त थे। कंपेनियन एंड गाइड, हमारे कंपेनियन थे और हमारे गाइड थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो अक्सर 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन, एक बार तो वो आते थे मॉर्निंग में सेलिंग राउंड के लिए, जो इनका सेलिंग राउंड होता था, एक राउंड निकालते थे मॉर्निंग का होता था, एंड देन ये फिर दोबारा से एक बार आते थे, एंड देन अगेन, ठीक। व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज यूज बास्केट, तो जब एक बार इनकी बास्केट ख़त्म हो जाती थी पूरी की पूरी, जिसमें इन्होंने ब्रेड के लोव्स रखे होते थे, तो ये दोबारा से एक राउंड और लगाते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वो अस अप फ्रॉम स्लीप, और जो इनकी जो जिंगलिंग की साउंड होती थी ये हमें नींद से जगा देता था। मतलब कि ये इतना ज़्यादा लोगों में पॉपुलर था कि लोग नींद से भी जाग जाते थे इनको लेने के लिए, और ख़ास करके बच्चों में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो ये एकदम से उठ जाते थे, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये चाइल्डहुड कंपेनियंस थे, इनके फ्रेंड्स थे। तो अब यहाँ पे हमें साफ पता चलता है कि
बच्चों का रिलेशन किस तरह का रहा होगा इनके साथ, ठीक है। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम उनको मिलने और ग्रीट करने जरूर जाया करते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोफ का लव था। नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टाइन, तो कहते हैं जो लोव्स होते थे ये पास्किन या बेस्टाइन जो होते थे, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, वही जो थे वही लोव्स लेकर आते थे। मतलब बच्चे इन लोव्स को नहीं लेके आते थे, इसके लिए पर्टिकुलर मेड जो होती थी वो असाइन की हुई होती थी, मेड सर्वेंट होती थी, जिनको पास्किन कहा जाता था, इनकी रीजनल लैंग्वेज में कहा जाता था। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये जस्ट इनके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। ये इनको बास्टीन का कह दिया जाता है और पास्किन कहा जाता है। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो कि हाउस की मेड सर्वेंट थी, ठीक। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, हमें किस चीज़ की ज़्यादा इच्छा होती थी। लॉन्गिंग का मतलब बेटा एक डिज़ायर भी होता है, इच्छा होना, तो लॉन्ग्ड का मतलब यहाँ पे हैविंग अ डिज़ायर। फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, उन ब्रेड बैंगल्स की हमें बहुत डिज़ायर होती थी। विच वी चोज केयरफुली, जो हम बड़े ध्यान से चूज़ करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार ये एक स्वीट ब्रेड होती थी जो कि स्पेशल तरीके से बनाई होती थी। द बेकर मेड दिस म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद जंग जंग, तब ये एक म्यूज़िकल एंट्री के तौर पे ये आता था। साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, तो ये अपने बैम्बू स्टिक को यूज़ करके जो उसे यूज़ करके इस तरह की साउंड क्रिएट करता था। स्टाफ का मतलब स्टिक भी होता है, ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से तो उसने बास्केट को सपोर्ट किया होता था। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू से ग्राउंड में साउंड क्रिएट करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, बाद में अपनी उस बास्केट को वर्टिकल बैम्बू के ऊपर प्लेस कर देता था। आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा कुछ सेलर्स होते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो, जो कुछ चीज़ें जो है खाने पीने की सेल करते होते हैं, या किसी तरह की, जैसे आपने देखा होगा ये पानी पूरी सेल करते हैं, तो वो उनके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर ये अपनी पूरी बास्केट जो है सेटअप कर लेते हैं। तो एक तरह की बैम्बू का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये इसी के ऊपर अपना सारा सेटअप करके देन वो बेचते हैं। तो ये भी इनके पास भी जो वर्टिकल बैम्बू का सेटअप था, उसी के ऊपर ये अपनी बास्केट सेट करके देन जो कुछ भी चीज़ें होती थी वो अपनी बेचते थे। Wickets would be pushed aside and a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, कहते हैं हम जो किड्स होते थे, हम किड्स को रिब्यूक किया जाता था, हमें डांटा जाता था, माइल्ड बिल्कुल हल्का सा, जैसे बच्चों को डांट पड़ती है उस तरह से, और वहाँ से दूर भेजने के लिए ऐसा किया जाता था, ठीक है। वुड बी पुश्ड असाइड, वहाँ से मतलब दूर करना, ठीक। एंड वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोव्स होते थे वो डिलीवर कर दिए जाते थे सर्वेंट को। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, ताकि वो सर्वेंट जो है वहाँ से ले जाएं। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम भी भाई बच्चे थे और हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। तो जैसे कि बच्चे होते हैं वो जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, ख़ास करके तब जब उन्हें पता हो कि उन्हें कुछ उसमें प्रॉफिट होने वाला है या कुछ खाने की अच्छी चीज़ मिलने वाली है। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, हम क्या किया करते थे, हम बेंच क्लाइंब करते थे और साथ में पैरापेट जो होता था एंड पीप, पैरापेट को क्लाइंब करते थे। पैरापेट का क्या मीनिंग होता है, पैरापेट का मीनिंग होता है लो प्रोटेक्टिव वॉल। पैरापेट का क्या मीनिंग होता है बेटा, अ लो प्रोटेक्टिव वॉल, एक कोई लो प्रोटेक्टिव वॉल, ऐसे ही कोई वॉल बनाई है जो ज़्यादा ऊंची नहीं है, जस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है, ठीक है। अ लो प्रोटेक्टिव वॉल, इसको कहा जाता है पैरापेट, ठीक। अ लो प्रोटेक्टिव वॉल, पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, और हम क्या करते थे, वी पीप इनटू द बास्केट समहाउ, किसी तरह से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे तो अभी भी याद है वो टिपिकल फ्रेगरेंस उन लोव्स की, वो बहुत अच्छी खुशबू होती थी उनकी। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो लोव्स होती थी वो एल्डर्स के लिए होती थी, और जो बैंगल्स होती थी बेटा वो किन के लिए होती थी, बच्चों के लिए होती थी।
देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश एंड आर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली। अरे एक बार वो बैंगल्स जो होती थी हमें जब दिख जाती थी, वो ईटेबल बैंगल्स, वो दूसरी बैंगल की बात नहीं यहाँ पे हो रही है, तो ये एक ब्रेड की बनी हुई बैंगल शेप में होती थी ब्रेड्स, जो कि स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाई जाती थी, ठीक। तो फिर जब एक बार उन्हें पता चल गया कि उनके पास खाने की उनकी चीज़ें, उनकी फेवरेट चीज़ उनके पास है, देन वो कहाँ ब्रश की परवाह करते थे और कहाँ अपने फेस को माउथ को वॉश प्रॉपर वे से नहीं करते थे, जस्ट खाने के ऊपर टूट पड़ते थे। एंड वाई शुड वी, और हम ब्रश करें भी क्यों और क्यों अपने माउथ को प्रॉपर वे से साफ़ करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कौन इतना दिमाग लगाए और इतना एफर्ट करे कि जाकर प्लक करे मैंगो लीव्स में से और उससे टूथब्रश करे। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो कितना ज़्यादा नेचर के पास था। ये उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड थे और नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करते थे, जो कि बिल्कुल ही हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल काफ़ी अच्छा था। तो नेचर की चीज़ें का ही यूज़ किया जाता था। तो मैंगो की जो लीव्स होती थी उससे टूथब्रश करते होंगे ये लोग, इसीलिए उन्होंने मैंगो की लीव्स की बात यहाँ पे की है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और कहें ये नेसेसरी है भी क्यों। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर कभी अपने टीथ को साफ़ नहीं करता। तो बच्चे जो हैं ये अब एक तरह से जानबूझ के ऐसा ये टोन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक मजाकिया टोन में, कि कभी शेरों ने भी मुँह धोया है कि जो हम कुछ खाने के लिए, अब अगर जंगल में शेर कोई शिकार करता है तो पहले ब्रश धोना करेगा, वो तो सीधा शिकार करेगा। तो ये अपने आप को जस्ट कंपेयर कर रहे हैं टाइगर के साथ, मेटाफोरिकल वे के साथ, ठीक है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरी डे सो नाइसली। कहते हैं जो हॉट टी हम पीते हैं उससे सब मुंह वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाता है। एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल सब कुछ उससे साफ़ हो जाता है, क्लीन अप हो जाता है। तो एक केयर फ्री अप्रोच दिख रही है, जैसे बच्चे केयर फ्री होते हैं वैसी चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है बेटा। चलो अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। उस टाइम पे जो मैरिज गिफ्ट होते थे वो मीनिंगलेस होते थे। विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, कहते जब तक कोई स्वीट ब्रेड जो होती थी बोल ना हो तो मैरिज गिफ्ट उसको यूजलेस माना जाता था, मीनिंगलेस। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के पार्टीज़ जो फीस्ट होती थी उनका चार्म भी ख़त्म हो जाता था। फीस्ट का क्या मीनिंग होता है, अ लार्ज मील, एक लार्ज मील के लिए इनवाइट करना किसी को। यहाँ पे हमारे अगर आप चले जाओगे उत्तर भारत वाले एरिया में तो इसे कहा जाता है ब्रह्मभोज। ब्रह्म मीन्स ईश्वर, जो कि सारी सृष्टि को अपने अंदर समा के खड़ा है। तो वो ऐसा हिंदू फिलोसफी में ऐसा कहा जाता है दैट व्हेन यू आर गिविंग फूड टू ऑल द विलेजर्स और व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द ईटेबल थिंग्स टू एवरीवन, देन इट इज़ कॉल्ड ब्रह्मभोज, या फिर कोई इस तरह का जो सभी लोगों को दिया जाए, एक लार्ज मील टाइप, ठीक है। तो ये उसके कंटेक्स्ट में आप इसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो हाँ, बट आप इसको लंगर के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज लंगर जो है वो एक बिल्कुल ही सेल्फलेस चीज़ है, उसमें किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं होते। सो वी विल नॉट कंपेयर इट विद लंगर, ठीक है, हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। So marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। तो जैसे एक पार्टी और फीस्ट जो होती थी उसका चार्म ख़त्म हो जाता था बिना ब्रेड के। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। कहते हैं not important, ये not enough can be said, इससे ज़्यादा enough भी कहने वाला नहीं है to show how important a baker can be for a village, कि एक विलेज के लिए बेकर की क्या इंपॉर्टेंस थी। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। जो घर की लेडी होती थी उसको अपनी डॉटर की एंगेजमेंट के ओकेजन पे सैंडविचेस बनाने होते थे। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। अब ये देखिए, केक्स और बोलिनहास जो होते थे ये एक अनदर नेम फॉर कोकोनट कुकीज़, जो कोकोनट से बनने वाली कुकीज़ होती है उनको बोलिनहास कहा जाता है। ये मस्ट होती थी क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स के लिए। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो जो बेकर की
जो फर्नेस थी उसकी प्रेजेंस बहुत ही इसेंशियल थी उनके लिए उस टाइम पे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। तो जो बेकर होते थे या ब्रेड सेलर होते थे उस टाइम के, उनकी अपनी एक बड़ी पेक्यूलियर ड्रेस होती थी। पेक्यूलियर का मीनिंग होता है वेरी स्ट्रेंज। पेक्यूलियर का क्या मीनिंग होता है? वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सी ड्रेस होती थी। तो वो जो अजीब सी ड्रेस होती थी उसको कबाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि नीज तक जाता था, घुटनों तक। In our childhood we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length one and longer than half pant। कहते हैं हमने अपने बचपन में जो बेकर्स देखे थे वो एक शर्ट और एक ट्राउज़र्स पहनते थे, विच वर शॉर्टर, जो छोटे होते थे फुल लेंथ पैंट से, बट लॉन्गर होते थे हाफ पैंट से, ठीक है। तो उस तरह की, ये वैसे ही जैसे चार्ली चैपलिन पहनता था जिस तरह की पैंट, या आपने राज कपूर की फ़िल्में देखी होंगी, जो पुराने टाइम की फ़िल्में हैं उसमें आप देखो तो वो जो पैंट्स होती थी वो शॉर्टर होती थी। इतनी भी शॉर्ट नहीं होती थी कि हाफ पैंट हो और इतनी भी लॉन्ग नहीं होती थी कि आप उसको फुल पैंट कह सकें, ठीक है। इवन टुडे एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो नी के बिल्कुल नीचे तक जाता है, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पादर। उसको भी आज के टाइम पे ये कमेंट कर दिया जाता है कि वो बिल्कुल पादर की तरह लग रहा है। तो देखो आज भी वो चीज़ बिल्कुल अलाइव है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब जो बेकर हुआ करते थे वो जो बिल होते थे वो मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे। तो ये रोज़ रोज़ का बिजनेस नहीं है, पूरे मंथ वो ब्रेड सप्लाई करते थे एंड मंथ के एंड में बिल कलेक्ट कर लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो ये थोड़ा सा उस टाइम के कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया, तो उस टाइम शायद रिकॉर्ड रखने की और कोई फैसिलिटी ना होने के कारण तो वॉल और पेंसिल का यूज़ किया जाता था, वॉल पे ही सारा रिकॉर्ड रखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। पुराने समय में ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। ऐसा कहा जाता था जो बेकर होते थे और उनका जो परिवार होता था ये कभी भूखे नहीं मरते थे, क्योंकि उनका प्रोफेशन इतना प्रॉफिटेबल था इसलिए, ठीक है। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो, उसकी फैमिली और उसके जो नौकर हुआ करते थे वो हमेशा खुश और बहुत ही खुशहाल दिखते थे। प्रॉस्परस का मतलब होता है खुशहाल, ठीक है। देयर प्लम्प फिजिक। प्लम्प फिजिक का क्या मीनिंग होता है? प्लम्प फिजिक का मतलब होता है प्लेजेंटली फैट बॉडी। जो फैट बॉडी होती है उसको प्लम्प फिजिक कहते हैं, ठीक है। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। वो इस बात को प्रेजेंट करता था कि वो कितने हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। इवन आज के समय में भी अगर कोई पर्सन जिसकी अपीयरेंस जैक फ्रूट की तरह हो, लाइक फिजिकल अपीयरेंस अगर होती है, तो उसको बेकर कहा जाता है। जैक फ्रूट ये कटहर का एक फल होता है, आपने देखा होगा कटहर, ये थोड़ा सा प्लम्प सा होता है, ऐसे काफ़ी तो मोटा सा फल होता है, तो इसलिए इस तरह का कुछ दिखने में लगता है। तो उसकी जो आउटर जो लेयर होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो उसको कह दिया जाता है जैक फ्रूट। आपने देखा होगा अगर आप मार्केट में जाते हो वेजिटेबल्स परचेज़ करने, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इस तरह की अपीयरेंस रखता है जैक फ्रूट की तरह, तो उसको बेकर ही कह दिया जाता है। तो ये देखिए वहाँ की सोसाइटी में कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा होगा, ठीक है बेटा। सो बेटा दिस इज़ द चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके नोट्स आपको सेंड कर दूंगा मैं, आप जस्ट इस वीडियो को प्रॉपर वे से 1-2 बार वॉच कर लीजिए और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बीच में अंडरलाइन किए हैं उसको जॉट डाउन कर लीजिए अपनी रफ नोटबुक्स में एंड जस्ट रिवाइज देम वन मोर टाइम। एक बार उसको और रिवाइज कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।